नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री गंगड़ जिले के पुलिस कप्तान अनिल देशमुख। चर्चा करेंगे जिले की कानून व्यवस्था पर, चर्चा करेंगे बढ़ते अपराध पर, चर्चा करेंगे गैंगस्टरों द्वारा दी जा रही धमकियों पर। आइए मिलते हैं श्री देशमुख से। सर, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, गत दिवस जो कार्रवाइयाँ की गई पुलिस द्वारा एक योजना के तहत एक साथ छापे मारे गए, जिसमें 200 बदमाशों को लगभग सलाखों के पीछे किया गया। वहीं बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मिला। सर, क्या आपको नहीं लगता कि बीते 2-4 सालों में मादक पदार्थों का मकड़जाल जो है वो जिले में फैलता जा रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए, एनडीपीएस की और ओवरऑल नशे की जो व्यापकता है इस गंगानगर में वो थोड़ी ज़्यादा है। ये लगातार जब हम लोगों से मिलते हैं, क्राइम मीटिंग्स लेते हैं, सीएलजी मीटिंग्स लेते हैं, तब लगातार ये फीडबैक आ रहा था। इस पर नशे पर काम करने की जो 3 गंगानगर ज़िले की पुलिस प्राथमिकता हमने बनाई है, उसमें से एक ये लोकल नशा है जो बिक रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें लोगों को पहले चिन्हित किया गया कि पहले कौन ये इस प्रकार का व्यापार करते हैं। उनकी सूची बनाई गई, उनके संबंध में उनकी आसूचना इकट्ठा की गई और उसके पश्चात एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक रेड प्लान की गई। इसकी प्लानिंग लगभग इस पूरी तैयारी और इस आइडिया का जो कंसेप्चुलाइजेशन है लगभग महीना भर लगा और उस महीने भर के मेहनत के बाद वो एक वेल प्लान्ड रेड हुई और उसके जो रिज़ल्ट्स है उसमें मैं कहूँगा कि काफ़ी सक्सेसफुल रेड ये रही। इसमें 34 तो पहले दिन में और उसके बाद फर्दर पूछताछ में जो बातें आई उसमें भी हमने 4 मुकदमे और दर्ज किए। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रेड में लगभग 38 तो एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे एक ही दिन में हमने दर्ज किए हैं। और उसके अलावा और भी जो चीज़ें मिली, कहीं शराब मिल गई, कहीं हथियार मिल गया, तो ऐसे कुल मिला के लगभग 56 के लगभग हमने मुकदमे एक ही दिन में दर्ज किए हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार एक तो मैसेज अच्छा जाता है और हमारी जो एक क्लियर कट मंशा है कि नशे को हम समूल यहाँ से नष्ट करें, उसकी दिशा में एक ये बड़ा कदम है। सर, नशे का मकड़जाल जो है बढ़ता जा रहा है, इसको तोड़ने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि नशे का मकड़जाल जो है ये तोड़ने के लिए अकेले पुलिस इसमें सक्सेसफुल नहीं होगी। इसमें सभी को साथ आना पड़ेगा, इसमें प्रशासन को आना पड़ेगा। इसमें सबसे मुख्य भूमिका है वो समाज की, और समाज में परिवार जो एक यूनिट है उसकी। जो भी नशा कर रहा है, नशा लेने वाला भी वही व्यक्ति जो हमारे बीच में बैठा है, नशा बेचने वाला भी वही व्यक्ति जो हमारे बीच में बैठा है। तो अगर जो नशा कर रहा है ऐसे व्यक्ति को अगर हम समझाइश कर पाते हैं, चाहे परिवार समझाइश कर सके, समाज समझाइश कर सके, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इसमें एक सफलता हमें मिलेगी। साथ ही जो बेच रहे हैं उनको भी समाज टॉलरेट कर रहा है। मुझे इस बात का बेहद आश्चर्य होता है कि आज अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज कर ले तो समाज उसका हुक्का पानी बंद कर देता है, बट समाज बड़ा टॉलरेंट हो जाता है जब वो नशा तस्करों की बात आती है। मैं समझता हूँ कि नशा तस्करी करना है तो उससे भी बड़ा और गंभीर अपराध है कि जहाँ आप समूल पूरी की पूरी पीढ़ी को ही नष्ट कर रहे हो, ना कि किसी एक व्यक्ति को, बल्कि पूरी जनरेशन ही आप ख़राब कर रहे हो। पर ऐसे लोगों को हमारा समाज टॉलरेट कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि परिवार को आगे आना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो चीज़ें संभव है, चाहे जन जागरूकता के माध्यम से भी हमने ऑपरेशन सीमा चला रखा है। कलेक्टर साहब के साथ मिलकर पूरा प्रशासन, जब कलेक्टर साहब आते हैं पूरा प्रशासन वहाँ पर होता है। ग्राम पंचायत पे जाकर नाटिका के माध्यम से एक बड़ी इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों को नाटक के रूप से दिखाते हैं कि नशे के दुष्परिणाम क्या है। जन जागरूकता के साथ साथ कार्रवाई चल रही है, बट ये तभी सफल हो पाएगा जब समाज साथ हो। जैसे जितनी बड़ी आपदा आई है, चाहे आप जब कोई बाढ़ आ जाती है, जब कोई सुनामी आ जाती है, कोविड जैसी आपदा आ जाती है, तो केवल अकेला प्रशासन नहीं लड़ता है। हम तभी उस बड़े संकट से बाहर आ पाते हैं जब समाज पूरा साथ में है। अब जैसे हमने कोविड में देखा, पूरा समाज सामने आया, अपने अपने स्तर पर जो भी लोगों को संभव हुआ स्व प्रेरणा से, कोई खाना बांट रहा है, कोई पाना बांट रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई लोगों के लिए व्यवस्था कर रहा है, कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा है। बड़े बड़े संगठन सामने आ रहे हैं, लोग अपने स्तर पर सामने आ रहे हैं, कोई अपनी सेवाएं हॉस्पिटल में दे रहा है। तो इस प्रकार से जब हुआ तब हमने आपदा से हम बाहर आए। मैं उसी प्रकार से कहता हूँ कि नशा भी एक आपदा है और इसमें जब तक हम सब लोग मिलकर इसके पीछे नहीं बढ़ते हैं,
तब तक इससे पूरी तरह छुटकारा दे पाना मुश्किल हो। सर, इसमें पुलिस की कितनी भूमिका मानते हैं आप? आज हम किसी को पकड़ते हैं, किसी के पास नशा पकड़ते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। पिछले दिनों ही मादक पदार्थ भारी मात्रा पकड़ा गया, तो पुलिस के हाथ से प्यादे आते हैं, सड़ना नहीं आता। वो क्या करते हैं? समाज क्या करेगा? ये एक परसेप्शन है कि प्यादे आते हैं। जैसे कि अब ये जो रेड हुई, लगभग पिछले 4 साल में पुलिस ने रिकॉर्डेडली 600 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो जिनके पास व्यापारिक क्वांटिटी में सामान मिला है। एक होता है कि भाई आप स्मैक खरीदने जाते हो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, और एक होता है 250 ग्राम से ऊपर। तो 250 ग्राम से ऊपर जो भी है उसमें कानून ये कहता है कि ये एक कमर्शियल क्वांटिटी है, यानी कि वो व्यक्ति केवल इसको व्यापार करने के लिए इसका है, वो केवल खुद का कंज्यूमर नहीं है, वो सिर्फ कंज्यूमर नहीं है। जैसे जो कंज्यूमर का उसके पास 1 ग्राम मिलेगी, 2 ग्राम मिलेगी, ज़्यादा ज़्यादा 5 ग्राम मिलेगी। पर जिसके पास 250 ग्राम से ऊपर है, इसका मतलब कि वो आदमी एक उसका व्यापार कर रहा है। लेकिन सर, वो लेकर तो कैसे आया होगा? वो बात सही है, लेकिन बस जो आदमी पहुँच पाते हैं। नहीं, ऐसा ये एजम्पशन है कि नहीं पहुंच पाते हैं। पर अभी जैसे हमने कई नाइजीरियंस को पकड़ा है, तो ये वही लोग हैं जहाँ से ये ला रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो सोर्स है उसका। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल प्रिजम्पशन है कि भाई पुलिस नहीं पकड़ रही। पुलिस सभी को पकड़ रही है, चाहे वो पाकिस्तान से आ रही हो, चाहे वो दिल्ली से आ रही हो। जहाँ जहाँ सोर्स है उनको भी पकड़ा जा रहा है, जो बेच रहा है उसको भी पकड़ा जा रहा है। पर जैसा कि मैंने कहा कि इसमें जो आपने प्रश्न पूछा कि पुलिस की भूमिका इसमें है पकड़ने की, पर मैंने वही कहा कि ये अगर आप इसको एक तरह से आप कंपेयर करें, उदाहरण के तौर पे हमेशा उदाहरण देता हूँ कि आप सड़क सुरक्षा की बात करें। अब हेलमेट पहनाने में पुलिस की कितनी भूमिका है? पुलिस तो पूरी सरकार 20-25 साल से इसकी जन जागरूकता कर रही है। आप, मैं, हम सब ने बचपन में ही टेलीविज़न में सारी एड्स देखी हैं, अलग अलग एड्स जो पहले दूरदर्शन पे आती थी कि भी एक नारियल रखा है और उसको वो हथौड़े से तोड़ता है, फिर वो एक नारियल रखता है, फिर वो हेलमेट रखता है, फिर वो तोड़ता है, कहता है नहीं टूटा। तो ये तो 1990-91 की एड्स ही हैं। तो लगभग 20-25 साल के जन जागरूकता अभियान के पश्चात भी हमारी मानसिकता ये है कि हम पहनेंगे तभी जब हम देखते हैं कि हमारी पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि आज भी हम समाज में अब जैसे कि एक थोड़ा फ़र्क हमें देखने मिलता है। हम बड़े शहरों में जाते हैं, स्कूल्स में आजकल जिस प्रकार की चेंज हो रहा है, तो इवन बच्चे भी पेरेंट्स को आजकल कहने लगे कि नहीं आप हेलमेट पहनिए, इट्स वेरी। तो मैं समझता हूँ कि जब वो माहौल आएगा कि जब समाज में हर एक व्यक्ति एक अरे तू नशा करता है, चल तू दूर हट, तू नशा बेचता है, चल तू दूर हट, जब ये माहौल बनेगा तब मैं समझता हूँ कि एक ओवरऑल नशे की मूल समस्या से हम निजात पा पाएंगे। सर, क्या आपको नहीं लगता कि एक नेक्सस बनता जा रहा है अपने ज़िले में? सट्टा, नशा, अपराध, युवा वर्ग जो है सट्टे में नुकसान खाकर नशे की तरफ जा रहा है और नशे से अपराध में जा रहा है। तो नेक्सस को कैसे तोड़ेंगे? आप क्या मानते हैं? हम कार्रवाई जब होती है तो या तो नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या अपराध के खिलाफ, जबकि आवश्यकता हमें तीनों को एक साथ ज्वाइंट करके कार्रवाई करने की है। देखिए, जॉइंट कार्रवाई का ऐसा है कि जो व्यक्ति कर रहा है वो अगर कोई तीनों में भी है तो एक पे भी कार्रवाई होगी तो पकड़ा ही जाएगा। और ये जो कह रहे हैं ये कई एजम्पशंस पे बेस्ड है, पर हर बार ये सही नहीं होता है। जो आदमी नशे का कर रहा है वो नशे, हाँ ये ज़रूरी है कि नशे और चोरी का काफ़ी क्लोज रिलेशन है। जो अभी देखा गया है कि आमतौर पे छोटी मोटी चोरी हो गई, मोटरसाइकिल छीना झपटी हो गई, छीना झपटी हो गई, तो इन सब में ज़्यादातर वो लोग हैं जो नशे के एडिक्ट हो गए और अपना नशा खरीदने के लिए वो पैसों का जुगाड़ करते हैं। सट्टा, नशा, ये कोई बहुत स्टैब्लिश लिंक नहीं है, पर हाँ उसको मना नहीं कर सकते कि भाई जो आदमी नशा करता है वो सट्टा भी कर रहा है। एक गलत कंपनी में है तो गलत कंपनी जो भी चीज़ करेगी, जाहिर सी बात है कि अच्छी कंपनी में तो नशा पीने वाले लोग आएंगे नहीं। एक अच्छी कंपनी में कोई जुआ सट्टा खेलने वाला आएगा नहीं। इफ़ इट्स अ बैड कंपनी, एक गलत संगत है, तो गलत संगत में आज अगर मान लो 10 लड़के हैं, 2 लड़के उसमें जुआ सट्टा खेलते होंगे तो कल को 10 लड़के भी खेलने लगेंगे। एक ने नशा कर लिया तो धीरे धीरे सब लोग नशा करने लगेंगे। उस प्रकार से होता है। पर हमारा ये ओवरऑल है कि भाई जो भी कानूनी रूप से गलत है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भी नियमानुसार बनता है उसमें सख्त से कार्रवाई करे, कोर्ट में हम उस केस को परस्यू करें, सज़ा दिलवाएं। क्योंकि युवा वर्ग रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में सट्टे की तरफ जा रहा है, और सट्टे में जब नुकसान लगता है तो फाइनेंसर की तरफ दौड़ता है, वो ब्याज पे पैसे लेने के लिए। ब्याज के पैसे और मूल दे नहीं पाता, फिर वो जाता है नशे में, नशे से अपराध में। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें मूल जड़ जो है सट्टे पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है? इसमें एक
दो तीन परेशानियां इसमें आती है हमेशा सट्टे की जब भी हम बात करते हैं, कि इसमें एक टेक्निकल सी प्रॉब्लम ये है कि हम शराब रखना तो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर आपके पास एक निर्धारित मापदंड के ऊपर यदि शराब है तो पुलिस आपको पकड़ सकती है। आप जुआ सट्टा कितना ही बड़ा खेल रहे हो तो पुलिस आपको जमानती अपराध है, जमानती अपराध है, थाने में जमानत है। तो बेसिकली दुविधा इसमें एक तो कानूनी रूप से वो आती है कि भाई पकड़ने के बाद सज़ा क्या है, 50 रुपये का जुर्माना है। तो हमारी मंशा क्या है, क्या हम इसको वाकई रोकना चाह रहे हैं? हम आज ऑर्डिनेंस लिए बैठे हैं आज़ादी के वक्त का, हम उसी ऑर्डिनेंस को, अभी तक कोई एक्ट नहीं है। इट्स राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग, जो ये RPGO है, इट्स बेसिकली नॉट एन एक्ट। आप केवल उसी को बार बार रिन्यू करके आप उसकी बस समय सीमा बढ़ाते जा रहे हो। प्लस हमने जो एक और प्रपोज़ल दिया है सरकार को, उसमें ये है कि, और उसमें जल्दी अभी काम चल रहा है, होप कि मैच्योर स्टेज पे है अभी, जल्दी उसके रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे, कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम को कहीं ना कहीं डिफाइन करने की आवश्यकता है और ऑर्गेनाइज क्राइम को ऑर्गेनाइज वे में इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। उन ऑफेंसेस को बड़ा करने की और बड़ी सज़ा का दंड देने का प्रावधान बनाने की आवश्यकता है, जो आज हमें समाज में दिख रही है कि हाँ भाई ये एक समस्या है। दूसरी दुविधा RPGO में ये है कि कुछ कंपनीज कोर्ट के माध्यम से अपना केस जीत के ऑफिशियली, चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे वो कई ऑनलाइन ऐप्स है, जिन्होंने एक प्ली लगा के कोर्ट से ले लिया कि भाई दिस इज़ नॉट अ गेम ऑफ सर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी का गेम नहीं है, ये तो गेम दिमाग लगाने वाला है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कोई ऐप है ड्रीम 11, वो ये कहता है कि भाई आप ड्रीम टीम बनाइए और आपकी बनाई हुई टीम अगर पॉइंट्स लेती तो आपको पैसे मिलेंगे। तो अब वो केस जीत गई और उसकी वजह से अब वो एक्ट के प्रावधान में नहीं है, उसे हम जुए में नहीं पकड़ सकते। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं कि कानूनी इसमें परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, और प्लस इसमें दूसरी दिक्कत ये है कि क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, छोटा ऑफेंस है, तो जब उसमें बड़े सीजर्स होते हैं वो तुरंत ही फिर छूट जाते हैं। तो ये एक दिक्कत होती है। उन दिक्कतों के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई की। जहाँ कुछ और चीज़ मिल जाती है, कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ मिल गई, या मान लो सिम कार्ड किसी और के नाम का यूज़ कर रहे हैं, इस प्रकार का यदि कोई ऑफेंस मिल जाता है तो पुलिस उसको नॉन बेलेबल में करती भी है, अरेस्ट भी करती है, कोर्ट्स में केस भी लड़ती है। पर मेरा ये मानना है कि इसमें स्पेशली जब हम जुआ सट्टे की बात करते हैं तो मजबूत कानून की आवश्यकता है। सर, बात करते हैं कैफ़े की। इन दिनों अपने शहर में सैकड़ों कैफ़े खुले हैं। इन कैफ़ों पर बच्चों को शराब, सिगरेट और हुक्का परोसा जाता है। विकट परिस्थिति जब होती है जब नाबालिग बच्चों को ये चीज़ें परोसी जाती है, तो इसे रोकने के लिए क्या करेंगे आप? नहीं, हमारे निर्देश भी, और हमने कुछ दिनों पहले जुआ सट्टे पे, सॉरी हुक्का बार पे कार्रवाई भी की थी, और जहाँ भी हमारे नॉलेज में आता है हम लगातार आगे भी करेंगे। सैकड़ों कैफ़े खुले हैं, एक दो नहीं, जहाँ भी कहीं पब्लिक प्लेस में यदि कंजम्पशन ऑफ टोबैको हो रहा है, स्मोकिंग फॉर्म, वो अलाउड नहीं है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा नज़र आ रहा है, हम कार्रवाई पहले भी की है और वो कार्रवाई लगातार ही जारी है। मतलब व्यापार और मनोरंजन के लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब ये शराब वगैरह परोसी जाती है, लगभग अधिकतर ऐसे कैफ़ों पे हो रहा है। नहीं, उस पर पहले भी कार्रवाई की और आगे भी करेंगे। दूसरे, अनिल देशमुख जिले के पुलिस कप्तान क्या श्योरिटी देंगे व्यापारियों को जिनको गैंगस्टरों द्वारा लगातार धमकियां मिल रही हैं? कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने नजराना गैंगस्टरों को दे दिया, कुछ व्यापारी आपकी शरण में आए, आज भी खौफ के साए में जी रहे हैं व्यापारी। तो आप क्या श्योरिटी दिलाएंगे उनको, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि, क्योंकि फायरिंग भी हुई है और डरना स्वाभाविक भी है। मेरा मानना है हमारी एक्शंस हमारे वर्ड से ज़्यादा स्पीक करती है। वट एवर एक्शन वी हैव डन, जो भी कार्रवाई अब तक की है वो हमारे आश्वासन से ज़्यादा बोलती है। अब मैं किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करूं, पर जो भी कार्रवाइयाँ हुई है वो कार्रवाइयाँ खुद में ज़्यादा बोलती है, चाहे आप मीडिया के माध्यम से हो, जो भी लोग सुन रहे हैं। मैं बेसिकली अपील सभी फिर भी व्यापारियों से करना चाहूँगा कि जब भी कोई गैंगस्टर
धमकी देता है, तो उसमें एक तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली, या तो जेन्युइन गैंगस्टर है या वो नहीं है। अगर मान लो वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है, तो ही मस्ट बी सम लोकल गाय जो किसी और का नाम यूज़ करके धमकी दे रहा है। अब मान लो अगर जेन्युइन गैंगस्टर भी है, तो कई व्यापारियों को ये लगता है कि हम एक बार पैसे देंगे और ये छोड़ो यार, हम इतना पैसा कमाते, थोड़ा बहुत देंगे यार, बचेगी जान, बचेगी जान, बचेगी। बट वैसा नहीं होता, इट्स अ ट्रैप। आज आपने कुछ पैसे दिए, फिर वो कल आपसे फिर मांगेगा, क्योंकि एक डर का बिजनेस चला रहे वो। जो गैंगस्टर्स हैं वो एक डर का बिजनेस चला रहे हैं। जो डर गया उसको और डराएंगे, जो डर गया वो उसको और डराते जाएंगे, और डराते जाएंगे, और डराते जाएंगे। पैसे लेते लेते फिर एक दिन वो कहेंगे कि यार हमारे 2 आदमी यार इनकी रुकवाने की व्यवस्था करा। फिर वो ये कहेंगे कि उनका कोई साथी जाएगा हथियार लेने एमपी में, और वो इस व्यापारी को कहेंगे तू इस पेटीएम नंबर पे इतने इतने पैसे डाल दे, और वो पैसे जा रहे हैं हथियार खरीदने के लिए। कल को चल के वहाँ कोई केस रजिस्टर होता है, ये व्यापारी उसमें बुक होगा कि भाई इनके खाते से पैसे गए। तो जो ये डर के बिजनेस में जा रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि पैसे देना कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। पैसे देना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और ये एक ट्रैप है, आपने फंसते ही जाना है। आप लगातार उसमें दलदल में दसते जाएंगे, दसते जाओगे, दसते जाओगे, दसते जाओगे, अनटिल अनलेस आपको किसी दिन कोई पुलिस उठा के लेके जाएगी। तो ये उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आ गई है, आप बताइए। अब तक हमारे नॉलेज से मेरे आने के बाद लगभग 4 ऐसी घटनाएं सामने आई। 2 घटनाएं मेरे आने से पहले हो गई थी, 2 बाद में हुई। जो भी है हमने उसमें ट्रेस आउट किया। 1-2 जगह पे फेक कॉलर्स थे, एक जगह पे जो सो कॉल्ड गैंगस्टर्स थे उनको अरेस्ट किया। मान लो अगर उन्होंने कहीं फायर किया तो हमने भी फायर किया। अगर मान लो वो कहीं भागे गिरे, उनके पैर भी टूटे। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि भाई जहाँ कहीं भी ये एक डर का बिजनेस है, वो आपको डरा रहे हैं। आप जब तक डरोगे तो वो उतना और डराएंगे, और वो साइकिल चलती रहेगी। आप डरोगे, फिर कुछ देंगे, फिर उनको पता चल गया डर गया, फिर वो और डराएगा, फिर आप पैसे दोगे, तो एक लगातार चलते रहेगा। इट्स बेटर कि आप रुके और आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे आप इन्फॉर्मेशन दें। कई बार हमारे ध्यान में आता है, हम कई बार परस्यू भी करते हैं। कुछ लोग आगे आते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते, ये बात सही है। और आजकल गैंगस्टर्स बड़ा सिंपल सा काम करते हैं कि वो मीडिया की ही न्यूज़ क्लिपिंग्स अपने व्यापारियों को भेजते हैं कि देख ले मेरे बारे में ये खबर चल रही। तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ परसेप्शन हम बना रहे हैं। मीडिया इज़ बेसिकली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ परसेप्शन इंडस्ट्री। मीडिया जो कहता है वो परसेप्शन बन जाता है। आज अगर मीडिया ये कहेगा कि भाई पर्टिकुलर अपराधी पुलिस से बड़ा है, तो लोगों की मानसिकता ही वो होगी कि हाँ भाई ये अपराधी पुलिस से बड़ा है, और वो अपराधी के नाम पे कोई भी फ़ोन करेगा तो उनको लगेगा कि नहीं यार ये तो छोड़ो, पुलिस से भी बड़ा, इसको दे दो। तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी ज़रूरत है कि अपनी जो फाइनल रिपोर्टिंग है, स्पेशली इस टाइप के मामलों में, देखिए मीडिया का काम है सच्चाई छापना। जो है वो तो मीडिया छापेगा ही छापेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं। पर मेरा ये कहना है कि जब भी आप न्यूज़ छाप रहे हैं, उसका अल्टीमेटली एंड रिजल्ट लोगों की मानसिकता पे क्या हो रहा है। कोई अपराधी जेल में है, वहाँ से वो 5-5 हज़ार रुपये में कुछ नशेड़ियों को हायर करता है, उनको एक 2,000 रुपये का कट्टा देता है, वो जाके दिखा के आते हैं, और ये उसके फ़ोन करता है और कहता है कि वे पैसे दो। जिन्होंने किया है वो लोग पकड़े भी जाते हैं, उनके साथ जो हश्र होना है वो भी जाता है। बट उसके बावजूद भी जो परसेप्शन है वो चेंज होने में थोड़ा समय लगता है। तो पुलिस की जिस प्रकार की कार्रवाई है, मैं समझता हूँ कि लंबे समय तक चलेगी, तो ये परसेप्शन चेंज होगा। बट फिर भी अगर हम ओवरऑल समाज को अगर हम देखें, तो समाज का 0.01% ही व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में आता है। अगर आप जेल की पॉपुलेशन निकालो कि आज गंगानगर जिले की जनसंख्या के अनुपात में जेल में बंद कितने लोग हैं, तो 0.001% होंगे। तो समाज में यदि 0.001% व्यक्ति यदि खराब है, तो वी शुड एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई ये खराब है। और वो रहेंगे, हर समाज में ही होते हैं। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, आप जैसे हम यूएस की बात करते हैं, आप यूएस में चले जाइए, लोग बच्चों पे फायरिंग कर रहे हैं। आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था 48,000 पीपल डाइड ऑफ फायरिंग इन अ सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि कुछ सरफिरे समाज में हर जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं। पर यदि वो कुछ गलती कर रहे हैं, तो उनको हमने इस तरीके से शो नहीं करना चाहिए कि ये सिस्टम से बड़े हो गए हैं। सिस्टम से बड़ा कोई नहीं होता, किसी की औकात नहीं है।
किसी की औकात नहीं कि वो सिस्टम से ऊपर जाए। हम परसेप्शन ये बनाते हैं कि भाई ये सिस्टम से ऊपर है, विच बिकम्स रॉन्ग। कोई करता है, हर समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो करते हैं, बट उसका परसेंटेज बहुत कम होता है, और जब कभी होता है उनकी लाइफ कोई ज़्यादा नहीं होती है, या तो वो जेल के पार जाएगा या उसके साथ कुछ होगा। पर हमारी ज़रूरत है कि हम एक अच्छे लोगों का ग्रुप बनाएं, एक माहौल ये बनाएं कि लोगों को फील हो। सिक्योरिटी इज़ अल्टीमेटली अ सेंस ऑफ फीलिंग। आपका जीवन नॉर्मली चल रहा है, आप आराम से घर जा रहे हैं, घर से यहाँ आ रहे हैं, अब आपको एक फ़ोन आ जाता है कि तेरे गाड़ी का नंबर ये है, तो इतने बजे निकलता है। अब आपके मन में एक डर बैठ गया, ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। दिस इज़ अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। दिस इज जस्ट हैव कम आउट ऑफ अ फ़ोन कॉल। हाँ, हो सकता है वो फ़ोन कॉल करने वाला कहीं और ही बैठा हो, कोई और और हो सकता है कि उसका कोई इंटेंशन भी नहीं हो, चलो भी ठीक है, टाइम पास मज़े लेते हैं इसके। तो मेरा ये कहना है कि अल्टीमेटली हमारी जो सोच है, और मान लो अगर फिर आपके मन में अगर ये परसेप्शन है कि नहीं, अगर मान लो आपके मन में ये विश्वास है कि चलो भाई मैं पुलिस के पास जाऊँगा, पुलिस देख लेगी, अगर ये विश्वास है तो आप उस डर से ऊपर आ जाओगे। अगर आपके मन में ये भरा है कि नहीं यार पुलिस तो कुछ करती नहीं है, पुलिस तो ये अपराधियों को छोड़ देगी, तो मैं कहाँ जाऊँ, फिर आप और टेंशन में आओगे। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि भाई हमने परसेप्शन अच्छा बनाना चाहिए। सर, क्या कारण है कि लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? अभी आपने बात की समाज की कि लोग भरोसा क्यों नहीं करते सिस्टम पर। भी आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने गैंगस्टर को रुपए दिए हैं। आपकी बात सच सहमत हूँ कि ये चैन चलती रहेगी, रुपए देने के बाद एक बार जान नहीं छूटेगी। एक बार पैसे दे दिए तो आप ये मत सोचो कि वो आपको परेशान करेगा। उसके बावजूद लोग सिस्टम पे भरोसा ना करके उन पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, सिस्टम पे भरोसा क्यों उठ रहा है उनका? नहीं, आपकी बात सही है। देखो, सिस्टम जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें कई प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। बट अभी जैसे मैं कहूँगा जो रिसेंट इंस्टेंसेस है उसमें वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि भाई हम इसको अच्छे से अच्छा करें। बट कुछ एजम्पशंस, कुछ धारणाएं, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो मैं कैसे बताऊँ कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस कैसे है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे नॉर्मली एक सवाल है, मान लो किसी व्यापारी को 2 करोड़ की धमकी आती है, जनरली पुलिस पूछती है कि हाँ भाई तुम्हारे पास 2 करोड़ है, तो इसे इसकी बताओ या नहीं बताओ, ये बताना पड़ेगा पुलिस को। कई बार ये समस्या आ जाती है। कई बार नो डाउट किसी के व्यक्तिगत अनुभव बुरे हो सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। और जनरली जैसे मैं आपके सवाल का इस तरीके से भी जवाब दूंगा, जब मैं यूपीएससी दे रहा था तब एक इंडिया टुडे में एक सर्वे छपा था। दैट सर्वे बेसिकली वाज कि कौन सी सरकार की विंग्स में कितना करप्शन है, कौन से स्टेट में कितना करप्शन, दैट कम्प्लीटली डेडिकेटेड ऑन करप्शन। उस सर्वे में जो पॉलिटिकल फील्ड है वो करप्शन में नंबर 1 थी, सेकेंड वॉज द मीडिया ग्रुप, थर्ड वॉज टू माई सरप्राइज वॉज जुडिशरी, फोर्थ वॉज द पुलिस, फिफ्थ वॉज एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद जो पुलिस वाला मैं पढ़ रहा था उसमें था कि उन्होंने जो लोगों से सर्वे किया था उसके इंटरव्यू के अलग अलग पार्ट छपे थे। तो उसमें एक ये भी सर्वे था कि भाई पुलिस करप्ट है, आप सही मानते हैं या नहीं मानते। तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ पीपल सेड कि यस पुलिस इज करप्ट। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आउट ऑफ दिस 90%, इन 90% लोग जो ये कह रहे हैं कि पुलिस करप्ट है, उनको जब दूसरा सवाल किया गया कि भाई आपका पुलिस से कितने बार पाला पड़ा, 75% ऑफ द पीपल सेड कि हमारा कभी पाला नहीं पड़ा, हमारा कभी पाला ही नहीं पड़ा। धारणा बन गई, पर ये धारणा बन गई, पर ये धारणा बन गई। मेरा ये एजम्पशन है, सिस्टम कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। आप चाहे पब्लिक सेक्टर देखिए चाहे प्राइवेट सेक्टर देख लो, आप कोई भी नेम है प्राइवेट कंपनी की जो आप कह दो परफेक्ट है। गवर्नमेंट इसलिए आपको दिखती है क्योंकि इट इज़ ओपन। आप किसी भी अधिकारी से पूछ सकते हैं, आप उसके ऑफिस जा सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं भी आपने किया नहीं किया, आप आरटीआई लगा सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी है। प्राइवेट कंपनी में आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप किसी से पूछ नहीं, आप अंदर क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी होगी जो टूथपेस्ट बनाती होगी, तो आपने और मैंने थोड़ी कभी कंपनी में जाके देखा क्या डाल रही है टूथपेस्ट में, वी जस्ट बिलीव कि हाँ भाई वो ऐड दिखा रहा है तो ये है। मेरा कहना है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, कोई सिस्टम। अगर मैं ये कहूँगी नहीं हम परफेक्ट है, इट्स रॉन्ग। कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट हो नहीं सकता। और जो पब्लिक फील्ड्स है, आज धारणा क्या बनी है, एनीथिंग विच इज़ गवर्नमेंट इज़ बैड।
आम पब्लिक से अगर आप धरना पूछोगे, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता, सरकारी डॉक्टर चोर है, पुलिस अपराधियों से मिली हुई है, ये सारे तहसीलदार, सारे रेवेन्यू, ये सब ज़मीनों का ही काम करते रहते हैं। इस वोट तो परसेप्शन इज, ये धारणा बन गई, ये धारणा बन गई है। बट आज अगर ये धारणा पूरी तरह से सही होती तो मैं कहता हूँ फिर समाज ही नहीं होता, फिर समाज ही नहीं होता। पर ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि धारणा बनी है। इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी रोल है, कहीं ना कहीं सिस्टम का भी रोल है। कई बार होता ये, जो मैंने कहा कि सिस्टम में कोई परफेक्ट नहीं होता। जो आज मान लो कोई आदमी ऐसी भी ट्रैप हो जाता है, आप देखोगे कि इफ़ यू सी द मीडिया कवरेज, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से लेवल का है, यू नो, कि कांस्टेबल, पटवारी, थर्ड क्लास टीचर इस लेवल का है, या RS RPS लेवल का है, या IAS IPS MLA लेवल का है, तो डिपेंड अपॉन वो न्यूज़ बनती है। दैट न्यूज़ विल फॉलो अप रिपीटेडली। वो एक दिन न्यूज़ में ख़त्म नहीं होगी, वो रिपीटेडली चलेगी ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑन द प्रिंट मीडिया, ऑन। अब मान लो पुलिस जैसा डिपार्टमेंट है जिसमें 1.5 लाख लोग आज कार्यरत हैं, उनमें से मान लो 100 लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है, नो डाउट किसी के मन में क्रिएट होगा ही, बट डजेंट मीन कि भाई द होल पुलिस इज़ करप्ट। और आप पूरी सरकारी एजेंसी देखो, पूरे सरकारी कर्मचारियों का टोटल करो, तो गवर्नमेंट आज कितनी बड़ी होगी? गवर्नमेंट मस्ट बी अराउंड 20 लाख पीपल। 20 लाख लोगों में से अगर मान लो 1000-2000 पकड़े जाते हैं, व्हाट परसेंटेज वी आर टॉकिंग अबाउट? तो कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, गलत लोग भी सिस्टम में आते हैं, सिस्टम में लेने वाले भी इंसान ही हैं, इंसानी सिलेक्शन करते हैं, इंसान ही आते हैं, इंसान गड़बड़ करते हैं, जहाँ गड़बड़ करते हैं पकड़े जाते हैं, गलत होता है। पर धारणा जो बनाना है वो गलत चीज़ों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करना है, से धारणा बनती है। आज हम कितने बार ये बताते हैं कि नहीं भाई ये नॉर्मल ड्यूटीज़ को हम कभी भी नहीं बताते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी को पढ़ने मज़ा ही नहीं आएगा। एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने 12 घंटे की ड्यूटी दी, इट इज़ नॉट अ न्यूज़ एट ऑल। नहीं यार ये क्या न्यूज़ है, तो कोई न्यूज़ ही नहीं है, ठीक है यार, तो पैसे ले रहा है, काम कर रहा है। बट हमारी जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों का सिस्टम पे विश्वास नहीं, वो इसलिए है कि वो धारणा बन गई। और वो धारणा इसलिए बन पाई कि जो लोगों ने सिस्टम में ठीक से काम नहीं किया उनको हमने ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिया, और हमने कह दिया कि पूरा सिस्टम ऐसा है, पूरा सिस्टम ऐसा प्रश्न लग गया पूरे सिस्टम पे। हाँ, पूरे सिस्टम में प्रश्न लग जाता है। आज मान लो अगर हम से फॉर एग्जांपल आई एम एन IPS ऑफिसर, कहीं भी कोई एक IPS ऑफिसर ट्रैप हो जाता है, लोग ऑब्वियसली मुझे भी शक की नज़र से देखते हैं, राइट है, क्या पता नहीं IPS भी ऐसे होते हैं, तो धारणा बन जाती है। अब धारणा बनाने से किसी को रोक नहीं सकते हैं, पर मेरा जो आपका मूल सवाल पे मैं आता हूँ कि लोगों के मन में ये धारणा है, ये फैक्ट बिल्कुल सही है। धारणा कैसे बनी, मुझे कुछ अंदाज थे जो मैंने बताए, पर ये समय है कि उस ट्रैप में फंसने के बजाय बेटर है कि आप पुलिस को एक बार रिपोर्ट करो, गिव इट अ ट्राई, आप खुद एक बार एक्सपीरियंस लेके देखो। मैं तो व्यापारी को भी कहता हूँ भाई आपको अगर ऐसा लगता है आप एक बार एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड तो आप लेके देखो कैसा आपको एक्सपीरियंस है। मैं एटलीस्ट गंगानगर पुलिस की तरफ से ये आश्वस्त करता हूँ कि भाई इस प्रकार की यदि कोई भी शिकायत आती है, आप चाहे मेरे पास आए चाहे आप थाने पे जाए, इट विल डेफिनेटली बी टेकन केयर ऑफ। अभी तक ऑर्गेनाइज गैंग्स द्वारा जितनी भी धमकी दी गई, एक भी केस हमारा पेंडिंग नहीं है ट्रेस आउट के लिए, गिरफ्तारी के लिए। जो लोग बाहर है वी आर ट्राइंग कि भैया उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, बट वी आर वर्किंग इट ऑन प्रायोरिटी। हमारी गंगानगर पुलिस की 3 प्राथमिकताएं हैं, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, नशा और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम जो इतना कर सकें। सर आप विश्वास की बात करते हैं पुलिस पे। बैंक कॉलोनी में हाल ही में एक व्यापारी के दामाद पे फायरिंग की गई, गाड़ी पे फायरिंग की गई डराने के लिए। अगर वो फायरिंग उसके सिर पर होती तो सिस्टम क्या करता? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। अभी एक कॉलोनाइजर्स को भी धमकी दी गई थी जिसके गैंगस्टरों को आपने काबू कर लिया पुलिस ने, लेकिन उनके द्वारा उसके घर के आगे डोर रखी गई थी। अगर उसी वक्त कोई फायरिंग की घटना होती, नहीं आप ये सोचो ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये डर का बिजनेस है। आप इस डर के बिजनेस को समझिए। आप नहीं वो अगर स्टेप उठा देते तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, आप इस डर के बिजनेस को समझिए। आप भाई हमें ऐसा लगता है कि भाई अगर वो चला देता तो क्या, ठीक है भाई, अगर उसे चलानी होती तो चला ही देता, ठीक है, पर वो चलाएगा नहीं, उसे डर का बिजनेस डराना चाहते हैं। भाई आप चाहे जयपुर वाली घटना देख लो, आप हनुमानगढ़ वाली घटना देख लो, आप गंगानगर की घटना देख लो, ये सारी घटनाएं डराने की। हाँ सब यही है। आएंगे आपके घर के सामने 2-3 गोली चला देंगे, आपकी गाड़ी पे 2-3 गोली चला देंगे, और एक नया आइडिया है कि एक डॉल दी और एक गोली दी और नो डाउट ये कोई भी कॉमन आदमी डरेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आज मैं भी एक सामान्य, मैं भी डरूंगा, इट्स बट ऑब्वियस थिंग। बट मुझे ये सोचना चाहिए कि भाई डरने के बाद
मैं अगर उनको सकम कर गया तो ये डर मेरे मन में परमानेंट रहेगा, यानी आई विल बी, यानी मैं खुद को एक्सप्लॉइट करने के लिए दे रहा हूँ। उस विशेष साइकिल से बाहर आने के लिए इट्स बेटर टू रिपोर्ट, क्योंकि आप उस साइकिल में फंसते जाओगे जब तक आप जेल नहीं जाओगे। और फिर मैं उसी चीज़ पे आता हूँ। देखिए, मैं आपको यानी किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, पर मैं आपको दोनों तीनों एग्जांपल देता हूँ। वकील, डॉक्टर और पुलिस, ये तीनों उन पेशे से जुड़े जहाँ पे व्यक्ति डर के आता है। आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ। एक डॉक्टर कहता है कि नहीं तुम्हें तो अब बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अब बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसने मेरे मन में डर बैठा दिया, ठीक है, मेरे मन में अब डर बैठ गया। आई विल डू एनीथिंग टू कम आउट ऑफ दैट फियर। चलो ऑपरेशन कराना, ऑपरेशन कराओगे, मुझे ठीक करो। अब मैं किसी वकील के पास जाता हूँ, ओहो तुम्हारे खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो गया, ओहो देखो आईपीसी ये कहती है 10 साल की सजा है, बेल ही नहीं होती हाई कोर्ट से। ऐसा डरा देगा तो वकील साहब ये पैसे लो। और पुलिस के पास जाते, पुलिस ने पकड़ लिया, ओहो अब तो तुम गए, अब 10 साल की, अब मुकदमा लग गया, नौकरी नहीं लगी। कई पुलिस वाले डराते हैं। उसी प्रकार से ये अपराधी भी डराने का काम करते हैं। बट हमें तो एक, सब लोग जब इकट्ठा होके खड़ा होंगे और हर आदमी जब रिपोर्ट करने चलेगा, तब इनका डर का बिजनेस बंद होगा, तब इनका डर का बिजनेस बंद होगा। अब तक ये ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने जो गैंगस्टर्स हैं, जॉर्डन हो, राजू ठेठ हो, इन प्रकार के गैंगस्टर्स को मारना, पब्लिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करना, उसकी मीडियाबाजी करके नाम कमाना और उस नाम को यूज़ करना इस डर के बिजनेस में, कि जिससे लोगों को लगे ना, जैसे कि फॉर उदाहरण के तौर पे मान लो कोई अपराधी है, अपराधी ने किसी एक को मार दिया, वो न्यूज़ में है, और वो आपको फ़ोन करके कहता है, तो यू फील कि नहीं प्रोबेबिलिटी है कि मार देगा भाई, उसने उसको भी मारा था, ठीक है। पर वो जितने भी अभी तक की वारदात हमने देखी, चाहे जयपुर की जी क्लब वाली फायरिंग हो या टाटी हाउस, ये बेसिकली डर है, डर बैठाएंगे। और कई लोग कहते हैं कि सब क्या प्रोबेबिलिटी मार दे, मैंने कहा तो प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी है, बिना धमकी के मार दे, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि भाई इससे बाहर उस व्यक्ति को लाए। सर, पुलिस जो कार्रवाइयाँ करती है उसमें अपराधियों पर राजनीतिक संरक्षण कितना रहता है, राजनेताओं की शेयर कितनी रहती है उस अपराध को? देखिए, अगर मैं उसको इस तरीके से देखूँ, मैं सवाल का आपको जवाब इस तरीके से दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रैंकली अगर बात करें, जैसे कि अब मैं इस ज़िले का एसपी हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब आपको कितने फ़ोन आते हैं। मैं कहता हूँ देखो, ये गंगानगर का रजिस्ट्रेशन है 8000 मुकदमों का, यहाँ पे हर साल 8000 मुकदमे दर्ज होते हैं। मुझे मुश्किल से फ़ोन आता था 80 मुकदमों में। 80 मुकदमों में से 50 मुकदमों में आता है कि साहब ये मेरे पहचान की, इनकी चोरी खुलनी चाहिए, साहब ये मेरे पड़ोस के रहने वाले, इनकी बच्ची भाग गई, इसकी बच्ची आ जानी चाहिए, साहब ये मेरा कार्यकर्ता है, इसकी मोटरसाइकिल चली गई, मोटरसाइकिल आ जानी चाहिए। तो बेसिकली जो हम कैम समझते हैं कि जो राजनेता फ़ोन कर रहे हैं, हमने उनको भी, उनकी बुराइयाँ भी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दी है। ज़्यादातर जो मैंने सिस्टम में देखा है, वो सिस्टम में मैक्सिमम टाइम्स जो भी उनके पास एक लोग अपनी समस्या ले जा रहे हैं या जो कर रहे हैं, उसके अनुरूप वो कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं। कुछ परसेंटेज, मैं कहता हूँ मिनिमल परसेंटेज एक होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि गलत सिफारिशें भी आती हैं, पर उसको मजबूती से अगर हम डिनाई कर दें तो वो वहीं ख़त्म हो जाती है, वो वहीं ख़त्म हो जाती है। मैंने जितना हम हमारे बैचमेट से बात करते हैं, जो राजस्थान का कल्चर मैंने ओवरऑल देखा है, इट्स अ मच बेटर कल्चर। इट्स अ मच, हमारी भी कई बार लड़ाई है हुई, कई बार झगड़े हुए, पर सिस्टम जो है एज सच ओवरऑल नोज की भाई, और सिस्टम के खुद के चेक और इसके बैलेंसेस है, बराबर सिस्टम में सेट हो जाता है। जो गलत सिफारिश है उसको अगर आप नहीं मानते हो तो भी इट्स ओके। कुछ लोग होते हैं जो गलत सिफारिश भी मानते हैं, बट देयर इज़ नो नीड। सर, ज़िले के आप पुलिस कप्तान हैं, तो ज़िले के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर मैं ज़िले के लोगों को इन जनरल ये कहना चाहूँगा कि आप पॉजिटिविटी के साथ जिए। जो चीज़ आपको लगता है कि समाज में गलत है, तो गलत कहना चाहिए। जिस दिन समाज
सही को सही और गलत को गलत कहना छोड़ देगा, उस दिन मैं समझता हूँ कि समाज अपने खुद के, मैं कहता हूँ उसे जो कहते हैं पतन, अपने खुद के पतन की ओर अग्रसर होगा। अपनी जाति, अपना धर्म या आपका व्यक्तिगत इशू होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि फलाना व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, पर मैं उसके साथ इसलिए खड़ा हूँ कि वो मेरी जाति का है, वो मेरे धर्म का है, या मेरे वो क्लास का है, या वो मेरे पेशे का है। मान लो अगर एक व्यापारी ने गलत कर दिया, सारे व्यापारी आके उसको पूछा, दिस बिकम्स रॉन्ग। मान लो एक कोई डॉक्टर गलत कर दिया, सारे डॉक्टर, भाई एज अ कम्युनिटी वी शुड हैव गट्स टू से कि हाँ भाई ये सही है और ये गलत है। जैसे घर में होता था, जैसे मान लो हम छोटे थे तो बाहर की तो जाने दो, हमें तो ये डर लगता था कि कहीं मेरे माँ बाप को अगर ये पता चल गया कि मैंने कुछ गलत कर दिया, तो बाहर तो सबको पता तो चलेगा, मेरे माँ बाप को नहीं पता चलना चाहिए, वो भी मेरी ऐसी तैसी कर देगी। समाज उस प्रकार से होना चाहिए कि मुझे समाज में ये डर होना चाहिए कि अगर मेरे घर में, मेरे कम्युनिटी में अगर ये पता चल गया कि मैंने कुछ गलत कर दिया, तो मेरी कम्युनिटी मुझे नहीं छोड़ेगी। ये डर हमें एज समाज क्रिएट करना पड़ेगा, सही को सही और गलत को गलत। ओके सर, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।